नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हमारी क्लास नंबर 8 है। इसमें हम प्रश्नावली 1.1 के सभी उदाहरणों को करेंगे। सबसे पहले हमारे इस प्रमेय को करेंगे 1.2। तो चलिए पढ़ते हैं। मान लीजिए p कोई अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित कर रही है। तो यह प्रमेय कह रही है कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो p a को भी विभाजित करेगी, और यही हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना है। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये प्रमेय हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु जो परीक्षा में एग्जाम्पल आपके आने वाले हैं, जैसे √2, √3, √7, √5 के, उनको करने के लिए इस प्रमेय की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इस वजह से हम इस वाली प्रमेय को करेंगे। इस प्रमेय को करने से पहले हम पता कर लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है। तो ऐसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? ऐसी संख्याएं संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, दो अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अभाज्य गुणनखंड होते हैं। पहला गुणनखंड होगा, दो ही अभाज्य गुणनखंड होंगे और दो में भी पहला होगा एक और दूसरा होगा खुद स्वयं संख्या। स्वयं संख्या, जैसे अगर एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल में जैसे मैंने 7 ले लिया, तो 7 के अभाज्य गुणनखंड करने पर हम देखते हैं कि 7 का ही भाग जा सकता है, यानी एक बार। तो 7 इंटू एक ही लिख सकते हैं हम अभाज्य गुणनखंड को। क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू एक। तो इसके केवल एक तो स्वयं संख्या है अभाज्य गुणनखंड में 7 के में, और एक है। तो केवल कितने अभाज्य गुणनखंड है? 2। ये संख्याएं कौन कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं लिख लो। अभाज्य संख्या क्या क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारे 2, फिर 3, फिर होगी 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, उसके बाद 31, 31 के बाद क्या होगी हमारे 37। अब आप कहोगे कि 39 नहीं है क्या सर? नहीं, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे आप तो एक भी होगा इसमें, 3 का भी भाग जाएगा और 13 का भी भाग जाएगा। कितने? 1, 2, 3, 3 अभाज्य गुणनखंड हो गए, इसलिए हमारी अभाज्य संख्याएं नहीं है। वैसे ही क्या होगी? 41 होगी। उसके बाद ये संख्याएं चलती जाएंगी। ठीक है, आपको ये संख्याएं याद रखनी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखना चाहें तो गूगल से सर्च कर लेना, अभाज्य संख्याएं आ जाएगी। 100 तक की अभाज्य संख्याओं को आप याद कर लेना। उसके बाद दूसरी संख्याएं हमारे सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होगी? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके HCF क्या होना चाहिए? HCF होना चाहिए बराबर 1 के। और सहभाज्य संख्या में क्या होता है कि दो संख्याएं होती है और उन दोनों संख्याओं का अगर HCF क्या आना चाहिए? 1 आ जाए तो वह संख्या सहभाज्य हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लें तो 8 एंड 15। ठीक है, अब 8 15 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। आप सभी जानते हैं अभाज्य गुणनखंड करना। 8 में पहले 2 का भाग जाएगा 4 बार, फिर 2 का जाएगा 2 बार और 2 का जाएगा 1 बार। ठीक है, वैसे ही 15 का कर लेना, तो इसका क्या होगा? 3 इंटू 5 होगा। अब यहाँ HCF हम जानते हैं कि HCF निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए? जोड़ा बनना चाहिए। जो 8 में है वही 15 में होना चाहिए। अब यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं है, यानी एक भी जोड़ा नहीं बन रहा। तो क्या जब एक भी जोड़ा नहीं बनता तो उसका HCF क्या होता है? 1। तुम्हारा 8 और 15 का HCF कितना आया? 1। इस वजह से हमारी जो संख्या 8 और 15 है वो एक हमारी सहअभाज्य संख्या है। तो ये सबसे ज्यादा खास बात इसमें है ये कि HCF 1 आना चाहिए, कोई सी भी संख्या हो। जैसे 2 और 3 ये भी हमारे क्या होगी? सहअभाज्य संख्याएं। जब इसका आप HCF निकालोगे वो भी 1 आएगा।
अब हम चलते हैं प्रमेय पर। मैंने ये प्रमेय आपके लिए तैयार कर रखी है ये, परंतु इसको समझा देता हूं मैं पहले। ये प्रमेय किस प्रकार सिद्ध करनी है हमें एग्जाम्पल से, ठीक है। इसके लिए ये लो पेन ले लेते हैं हम ब्लू वाला। ये प्रमेय कहना चाहती है कि p हमारी एक अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, यानी a स्क्वायर को विभाजित कर रही है p। तो ये प्रमेय कह रही है कि जब p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो यह a को भी विभाजित करेगा। कौन? p। तो इसे मैथमेटिकल वाले मैथ वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो इंग्लिश इंग्लिश हो गई ना, मैथ वाले से समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 441। 441 किसका स्क्वायर होता है? 21 का। आप सब जानते हैं 21 का स्क्वायर होता है, ठीक। अब यहाँ मैं 21 को क्या ले रहा हूँ, जैसे मैं इसको समझा देता हूँ उसके बाद फिर इसको नाम दे दूंगा कि कौन सा क्या है। 21 स्क्वायर है। अब 441 एक अभाज्य कोई भी संख्या ढूंढ लो जिससे 441 कटे, यानी 441 जैसे मैंने एक ले ली संख्या 7, 7 से कट रहे हैं, 7 चम 42, 6 बार और 2 बच गया तो ये 21 हो जाएगा, ठीक है। और 21 कितना बार कट गया? 3 बार, 7 या 21 हो गया, यानी 63, 63 बार कट गया। यानी कटा क्यों? क्योंकि 441 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप 4 4 1 का, तो पहले 3 बार जाएगा 3 का, तो 3 एकम 3 14 हो गया, 4 तिया 12, 2 हो गया और 7 तिया 21, फिर 3 का जाएगा कितनी बार? तो 4 तिया 12, 2 बच गया 27 हो गया और 9 में 9 बार। फिर 7 का जाएगा 39 49 में 7 बार और 7 का जाएगा कितनी बार? 1 बार। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ये मैंने इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अब मेरी बात समझो, ध्यान थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना है। क्या समझना है कि 7 441 को तभी काट रहा है क्योंकि 741 में क्या आ रहा है? 7 7 आ रहा है, तभी तो कटेगा। क्योंकि मैं इसे 441 को क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकता हूँ, ठीक, बटे 7। ये 7 7 से कट गया तभी तो कटा है, जब भी तो 63 आए भाई, 7 से 7 कटा और इसे मल्टीप्लाई कराया तो 7 का 3 गुना 7, 7 या 21, 21 का 3 गुना कितना हो गया? 63, जब भी तो ये 63 आया हमारे। यानी जो भी संख्या जिस संख्या को काटती है, यानी 7 441 को काट रहे हैं, यानी जो भी संख्या यानी 7 जिस भी संख्या यानी 441 को जिसको काट रही है वो उसमें होती है। यहाँ 7 441 में है, इस वजह से ही 7 क्या कर रहा है? 441 को काट रहा है। बस यही समझाने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूं। अब मैंने 441 को कैसे लिख दिया? 21 का स्क्वायर। अब मैंने 441 को मैंने लिखा 21 का स्क्वायर, यानी ये इसे भाग कर रहा है, यानी इसे भी भाग करेगा 7, ठीक है। तो मैं 21 इंटू 21 लिख सकता हूँ, तो बटे 7, यानी 7 21 में भी है, यानी इसमें भी 3 इंटू 7 है और इसमें भी 3 इंटू 7 है। तो ये इसे भी विभाजित कर रहा है और इसे भी विभाजित करेगा, परंतु यहाँ मल्टीप्लाई में तो एक बार ही विभाजित होगा। तो यानी मैं लिख सकता हूँ कि 21 को केवल 7 भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। कितनी बार? 7 या 21 बार। 3 बार हो गया, 3 बार भाग दे दिया। अब यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जो ये मैथ में लिख रखा है, तो मैंने ये क्या लिख रखा है कि देखिए मैंने 441 को मैंने इसको क्या ले लिया? ए स्क्वायर ले लिया। तो ए बराबर कितना हो गया? 21। तो मैंने यहाँ ए बराबर तो 21 लिया और ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारे? 441 यानी 21 का स्क्वायर हो गया। और जो मैंने पी ले रखा है यहाँ, पी कितना ले रखा है? 7, क्योंकि मैं 7 का ही तो भाग दे रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग, तो पी का जिसका भाग, तो पी यहाँ देखिए आप 7 21 को स्क्वायर को भी काट रहा है, तो यहाँ 7 इस 21 को भी काट रहा है। यानी मैं इसे क्या लिख सकता हूँ कि 7 किसको काट रहा है? ए को भी काट रहा है। ए बराबर 21 लिया ना, यानी पी 7 क्या है? पी। तो ए पी, ए अपॉन पी, यानी पी किसको भी काट रहा है? ए को भी, क्योंकि यहाँ देखिए ए स्क्वायर 21 का स्क्वायर क्या होगा? ए का स्क्वायर बटे 7 क्या है? पी, यानी पी ए स्क्वायर को काट रहा है, इस वजह से पी किसको भी काट रहा है? ए को भी काट रहा है।
बस अब इतने में झंझट लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक बात याद रखनी है कि जो भी संख्या, यानी यहाँ p है, तो जो भी संख्या जिस संख्या में भाग देती है वो संख्या उसमें होती है। क्या नोट क्या लिखना है आपको कि जो भी संख्या जिस संख्या को विभाजित करती है वह संख्या उस वह संख्या विभाजित करने वाली संख्या में होती है। वह संख्या विभाजित होने वाली संख्या में होती है। जैसे जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 15। अब 15 किस किस से विभाजित हो सकता है? 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए 3 × 5। तो ये 3 से कट सकता है और 5 से ही कट सकता है, क्योंकि 15 में 3 भी आता है और 15 में 5 भी आता है। अब आपको 15 को 7 से काटो, नहीं कट सकता। क्यों? क्योंकि 7 नहीं आ रहा है इसमें, और 7 नहीं आ रहा तो 15 7 से नहीं कट सकता, यानी ये कट नहीं सकता। आप 15 को 3 से काट दीजिए, 5 बार चल जाएगा, क्योंकि 3 इसमें आ रहा है। यानी जो भी संख्या जिस संख्या को काटती है वह संख्या उसमें होती है। 3 यहाँ 15 को काटेगा, क्योंकि 15 में 3 आता है, 15 के अभाज्य गुणनखंड में 3 आता है। तो यही बात मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए स्क्वायर ए स्क्वायर को काट रहा है, क्योंकि पी किस में आता है? ए स्क्वायर में आता है। ए स्क्वायर के जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, यानी ये पी ए स्क्वायर के माने अभाज्य गुणनखंड कर रखे हैं, तो इसमें पी आ रहा है, यानी 7 आ रहा है। ये देखिए आ रहा है ना, इस वजह से ही ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। और यही बात आप यहाँ लागू करेंगे कि क्योंकि ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड ए के अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो पी इसमें भी होगा, ए में कि ए के अभाज्य गुणनखंड में भी होगा, तो पी ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है। अब मैंने ये जो ये प्रमेय 1.2 है, तो उसकी मैंने ये लिख रखी है, क्योंकि हमारी परीक्षा में आती नहीं है, तो मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि क्लास ऐसे लंबी हो जाएगी। ठीक है। अब मैं इसको समझा देता हूँ आपको एक एक पॉइंट को। ठीक है। कि हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कि ए पी स्क्वायर को विभाजित करेगी। ठीक है। हमें ये तो दे रखा है कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तो आपको सिद्ध करना है कि ये इसको भी विभाजित करेगी। तो मान लिया आपने, क्या माना कि कोई संख्या ये है और ए को हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो ए के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए हमने। ए बराबर P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn, यानी जैसे मैंने क्या लिया था, ए बराबर 21 लिया था ना, 21 लिया था, तो ए के अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे हम? 21 के 3 × 7। ठीक। तो 3 क्या है यहाँ? P1, और 7 क्या है हमारे? P2। मैंने यहाँ जो मैथ में लिख रखा है उसी को इन्होंने क्या लिख रखा है इंग्लिश में? 21 की जगह क्या लिख रखा है? ए, और 7 और 3 की जगह क्या लिख रखा है? P1 P2। अब यहाँ हमारी तो संख्या 21 ही है, ये तो हमने माना था कि चलो मान लेते हैं कोई भी संख्या समझने के लिए। अब मान लो कोई संख्या ए है, वो कोई बड़ी संख्या निकली 1000 2000 5000, तो उनका तो अभाज्य गुणनखंड ज्यादा होंगे, P1 P2 P3 ऐसे बहुत सारे अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब जब अभाज्य गुणनखंड ज्यादा होंगे तो ये P का मान भी क्या होगा? ज्यादा होंगे, P3 P, तो ये ने Pn तक मान लिया। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद कोष्टक में क्या लिख रखा है कि अभाज्य गुणनखंड निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार लिख दिए हमने। ए के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार लिख दिए, P1 P2 Pn सारी अभाज्य संख्याएं हैं। हाँ, क्योंकि हमने जो ये लिखा वो अभाज्य गुणनखंड है, और अभाज्य गुणनखंड में सभी संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती है। 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये अभाज्य संख्याएं होती है। फिर एक बात मैंने वो लिख रखी है कि यह आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न नहीं भी हो सकता है, जो नहीं हो सकती है। ठीक है। जो ये संख्याएं हैं P1 P2 P3 Pn, ये अलग अलग भी नहीं हो सकती, सेम भी हो सकते हैं। कैसे? मैंने यहाँ तो 21 लिया, तो 21 में तो 3 × 7 आता है, तो 3 भी अलग है और 7 भी अलग है। परंतु मान लो अगर जैसे मैंने 20 ले लिया, 20 में तो क्या आएगा? 2 × 2 × 5 आएगा, तो यहाँ P1 ये होगा, P2 ये होगा, और P3 ये होगा। तो यहाँ P1 P2 बराबर आ गया ना, P1 भी 2 है,
P2 भी कितना है 2। ठीक, अब दोनों सेम आ गए, तो इस वजह से मैंने ये लाइन लिखी कि यह आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न भी नहीं हो सकते, और यहाँ भिन्न भिन्न भी नहीं है। हमने एग्जाम्पल के रूप में 21 लिया, इसलिए भिन्न भिन्न आ गई। और मान लो मैं एग्जाम्पल के रूप में 20 ले लेता, तो भिन्न भिन्न थोड़ी आते, यहाँ 2 ये भी सेम है, P2 के बराबर है, ठीक है, P1। इस वजह से मैंने ये लाइन लिखी। उसके बाद हमें क्या लाना था, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के लिए हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे। ए स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं। तो ए इंटू ए लिखा, ए बराबर क्या है, P1 P2 P3 Pn है। तो हमने P1 P2 P3 Pn लिख दिया, इंटू फिर ए है, तो ए को हमने क्या लिख दिया, P1 P2 P3 Pn लिख दिया। इनको दोनों को मल्टीप्लाई कराया, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारे, ए स्क्वायर बराबर आ गया P1 का स्क्वायर, कोमा P2 का स्क्वायर, कोमा P3 का स्क्वायर, डॉट डॉट Pn का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर आ गया। अतः हमें दिया गया है कि P ए स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, ये दिया हुआ हमें लिख रखा है उन्होंने कि P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, और हमें भी यहाँ पता चल गया। यानी तो P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी P ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में आएगा। मैं क्या कर रहा था कि जैसे 441 लिया था, क्या था ये ए स्क्वायर, यानी इसके बाद ये गुणनखंड लिखे थे हमने 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, और ये किससे विभाजित कर रखा था, P यानी 7 से। तो 7 से क्यों कट रहा था, क्योंकि 441 में के अभाज्य गुणनखंडों में 7 आ रहा था, इस वजह से 7 से कट रहा था। यही बात मैंने यहाँ लिखी कि P यानी 7 ए स्क्वायर यानी 441 के अभाज्य गुणनखंडों में आ रहा है। पर मैंने ये बात मैथ में लिख रखी है, गणित में अंकों में लिख रखी है, और ये इंग्लिश में लिखी हुई है, बस यही अंतर है। और ये लिखा क्यों, 1.1 पर में, जो आधार हमारी अंक गणित के आधारभूत पर में है, उसके आधार पर लिखी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इनमें से जो ये मैंने लिख रखे हैं इनको मिटा देता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले पेज में आपको समझा दिया है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद जो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम इस पर क्या है, वो जो हमारे क्वेश्चन दे रखी हैं प्रीवियस ईयर के, जैसे 2026 में 2025 में कौन कौन से क्वेश्चन आए, उन सभी क्वेश्चंस को हम लास्ट में करेंगे कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा भी कि हमारे इस प्रश्नावली के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे रूट 5 हो गया, ये भी बहुत सारी बार पूछा जाता है, जैसे रूट 7 हो गया, वो भी हमारे बार बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके अगला क्या होगा। इसके बाद हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आंसर में, परंतु अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अद्वितीयता के गुण से हम लिख सकते हैं, या कह सकते हैं कि ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड को केवल P1 P2 P3 व Pn के रूप में ही लिखा जा सकता है। आधारभूत प्रमेय 1.1 पर में पढ़ी थी, मैंने कहा था कि 21, जिसे हम केवल 3 इंटू 7 के रूप में ही लिख सकते हैं। हाँ, अब इसे 21 को और कोई भी दूसरा मेथड नहीं है कि 21 को लिखा जा सके, केवल 3 इंटू 7 करके ही 21 लाया जा सकता है। ठीक है, वही ये कह रहा है कि इसे अद्वितीय रूप से, यानी केवल एक रूप से, अद्वितीय का मतलब क्या होता है, केवल एक प्रकार से, यानी एक प्रकार से लिख सकते हैं। यानी ए स्क्वायर को हमने किस प्रकार से लिखा, P1 P2 Pn के रूप में लिखा। इसलिए इसलिए P को P1 P2 Pn और Pn में से एक होना चाहिए, यानी P यानी 7 है ना, 21 में 7 है, यानी जो हमारे ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड थे, ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड क्या थे, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब इसमें से ही 7 होना चाहिए, यानी P इसमें होना चाहिए, तो यही लिख रखा है कि ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में ये है, और इसमें ये हमारा क्या होगा, P होगा। ठीक है, ये हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि ए के भी यही अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, यही तो अभाज्य गुणनखंड लिखे थे हमने ए के, तो ए के भी यही अभाज्य गुणनखंड है। तो ए के अभाज्य गुणनखंडों में भी क्या होगा, P होगा। P इसमें है, जिसमें शामिल है, कहीं भी हो सकता है, P P2 भी हो सकता है, P3 भी हो सकता है, या P4 भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, यानी P ए के अभाज्य गुणनखंडों में भी होगा। तो ए के अभाज्य गुणनखंड में भी होगा, तो P ए को भी काटेगा, इसलिए P ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। और हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर जब P को विभाजित करता, P
ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। बस ये हमारी प्रमेय थी। हो गया। अब इससे जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको हटा देता हूं और आप इसे लिख सकते हैं। ये आपके लिए परीक्षा के लिए तैयार है। अब हम चलते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उन पर। सबसे पहले उन एग्जाम्पल्स पे जाने से पहले मैं बता दूं कि जैसे हम रूट टू को अपरिमेय सिद्ध करना सीखेंगे, पर उससे पहले मैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में थोड़े जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम परिमेय अपरिमेय संख्याओं को देख लेते हैं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, जहां जो Q है हमारे वो क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी Q को 0 नहीं लिख सकते। क्यों? Q को अगर 0 रखा मैंने तो P अपॉन 0 हो जाएगा, और P अपॉन 0 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट यानी अनंत हो जाता है। ठीक, अब ये अनंत हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हम इसे अपरिमित कर देंगे। क्या कर देंगे, कोई लिमिट थोड़ी है, अनंत हो गया, यानी डिफाइन नहीं कर सकते, और जिसे डिफाइन नहीं कर सकते उसको हम लिख नहीं सकते। इसलिए क्यों क्या होना चाहिए, तो परिमेय कैसे होगी जब डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, अनंत में क्या बताएंगे कौन सी संख्या है। इस वजह से क्यों क्या लेते हैं, नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं। यहाँ जो P और Q संख्याएं होती है वह होती है हमारी सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक, ठीक है। और सहअभाज्य संख्याएं मैंने आपको अभी बताया था कि सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनका HCF क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। यानी जिस भी संख्या को हम P अपॉन Q के रूप में लिख दें वो संख्या क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। और अपरिमेय संख्याएं किसे कहेंगे, जिसे हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे ही हम क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे हमने पढ़ भी रखा है कि √3 हो गया, √2 हो गया, पाई हो गया, उसके बाद में जो हमारी जो कौन सी जो हमारी वो होती है ना, जैसे अशांत दशमलव वाली, अशांत दशमलव भी कौन सी, अनावर्ती वाली। तो अशांत अनावर्ती अशांत अनावर्ती संख्याएं ये भी क्या होती है, हमारी इरेशनल नंबर्स होती हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके प्रमेय पर। प्रमेय नहीं है, ये एग्जाम्पल के रूप में आता है, इम्पोर्टेंट है भैया। बहुत सी बार एग्जाम्पल्स में आ चुका है कि √2 को अपरिमेय सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे, बस यही हम सीखने वाले हैं। ठीक, अब मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ तो जो मैं पूरा एक आंसर लिखूंगा वो लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि जो स्लाइड है वो छोटी है, तो मैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ हमें यह अपरिमेय सिद्ध करनी है। ठीक है, अपरिमेय सिद्ध करनी है। इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला। तो आंसर क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो इसे पहले हम परिमेय बता देंगे, और परिमेय बताकर फिर इसे सिद्ध करेंगे कि परिमेय सिद्ध नहीं हुई तो ये अपरिमेय संख्या है। जैसे किसी गांव में मान लो, जैसे ये रामू तो जाएगा, कोई मिल भी जाए तो डेविड ले लेते हैं। एक डेविड है, ये तो कोई अंग्रेजी होगा, डेविड। ठीक है, ये डेविड किसी गांव में रहता है, और उस गांव में एक रात चोरी हो गई, और गांव वालों ने कहा कि डेविड ने चोरी की है, यानी चोर साबित कर दिया है इसको। क्या कर दिया, चोर कह दिया डेविड को। तो डेविड गांव वालों से क्या कहता है कि आप मुझे चोर सिद्ध कर दीजिए। क्या, अगर आप मुझे चोर सिद्ध कर देते हैं तो मैं चोर हो जाऊंगा। डेविड कहता है कि गांव वालों तुम मुझे चोर साबित कर दो तो मैं चोर हूं, और अगर आप चोर साबित नहीं कर पाए तो मैं अपने आप चोर नहीं रहूंगा, यानी मैं चोर नहीं हूं। तो गांव वालों से इसने क्या कहा डेविड ने कि मैं चोर, तुमने चोर कह दिया हमसे, परंतु आप सिद्ध करो, सिद्ध करो कि मैं चोर हूं, चोर हूं। अब गांव वाले जब सिद्ध करने गए तो डेविड ने चोरी की नहीं थी, तो ये चोर सिद्ध नहीं हुआ, यानी अचोर है। अचोर एग्जाम्पल के में तो इसे मजाक के लिए, अचोर कोई शब्द नहीं है, क्या है, चोर नहीं है भाई। चोर सिद्ध नहीं हुआ तो क्या है, वो चोर नहीं होगा अपने आप। ऐसे ही मैं क्या करूंगा यहाँ कि √2 को मैं क्या करूंगा, एक परिमेय संख्या लूंगा।
कि परमेय संख्या मान लेते हैं कि √2 हमारी परमेय संख्या है। अब जब हम परमेय संख्याओं के जो नियम लगते हैं उनको लगाएंगे किस पर, √2 पर, और वो नहीं लगेंगे तो ये अपने आप परमेय संख्या नहीं रहेगी। किस पे, तो परमेय संख्याओं के जो गुण हमने पढ़े थे वो तो लागू ही नहीं हो रहे। अब जब परमेय संख्याओं के गुण ही लागू नहीं हो रहे तो वह कैसे परमेय संख्या हो सकती है। जब √2 परमेय संख्या नहीं है तो वो अपने आप क्या हो जाएगी, अपरमेय सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम करेंगे, जिसे कहते हैं हम विरोधाभास। विरोधाभास के रूप में सिद्ध करेंगे, हमने उल्टा मानकर सिद्ध करेंगे, यानी विरोधाभास मानकर सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब मैं इसका आंसर लिखता हूं। ठीक है, तो आंसर लिखते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। और मैंने अभी आपको बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक, और P और Q हमारी सहअभाज्य संख्याएं होंगी। P और Q सहअभाज्य संख्याएं होंगी। क्या लिखेंगे कि P और Q हमारी सहअभाज्य संख्याएं होंगी। P, Q सहअभाज्य संख्याएं होंगी, यानी P और Q का, P एंड Q का जो HCF होगा वह बराबर होगा किसके, 1 के। ठीक है, ये मैं बताना चाहता हूं। अब ये तो मैंने लिख दिया किसका, परिमेय संख्या के जो हमारी डेफिनेशन होती है वह। अब √2 को हम परिमेय संख्या मान चुके हैं, यानी इस √2 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला कि दोनों का वर्ग ही करना है, अभी बताऊंगा। ठीक है, कैसे पता चला मुझे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। जब आप वर्ग करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा क्या, 2, क्योंकि जब भी संख्या जब रूट वाली दो संख्याएं सेम सेम होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, 2 बन जाएगी। ठीक है, जिसे रूट से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है ना यार। जैसे a की पावर m है इंटू, आपने 9th में पढ़ा होगा a की पावर n है, तो ये क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो a की पावर m प्लस n हो जाती है। उसी प्रकार तो यहाँ है, जब रूट क्या है, रूट को हम पावर में, जैसे रूट की पावर 2 है तो 2 की पावर 1/2 है, तो यहाँ क्या लिखी मैंने, रूट तो 2 की पावर 1/2, और यहाँ भी लिखी मैंने 2 की पावर 1/2, यानी ये क्या हो गई, जुड़ जाएगी, तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2, यानी कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 ही तो 2 होता है, ऐसी बनती है। ठीक है, तो ये रूट रूट कट जाता है, जब सेम होनी चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है कि 2 की जगह 3 हो गया, √3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप √2 से, फिर बना रहे हैं आप √2, नहीं, सेम सेम होना चाहिए। तो यहाँ दोनों सेम सेम है तो रूट कट जाएगा रूट से, और बाहर आ जाती है। ठीक है, अब इसे मिटा देता हूँ मैं, इरेजर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, इसका वर्क करेंगे, और वर्क करके हम जो हमने अभी प्रमेय पढ़ी थी, कौन सी प्रमेय पढ़ी थी हमने, प्रमेय 2.1, उसको यहाँ लगाएंगे। जैसे इसको लिखते हैं, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, तो p का स्क्वायर बटा क्या होगा, q का स्क्वायर, और इसे आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, q स्क्वायर 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, और इधर लिख देते हैं हम, क्या होगा इसके बाद, p स्क्वायर बटे 2 बराबर q स्क्वायर। हो गया। अब हमने जो प्रमेय पढ़ी थी वो क्या कर रही थी कि कोई भी संख्या a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, यानी p a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो यह a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, p a को भी विभाजित करेगी। यहाँ वही तो है, यहाँ a स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, p स्क्वायर, और यहाँ जो p ले रखा है वो क्या ले रखा है, जो ये p है उसकी जगह तो 2 दे रखे हैं, और a स्क्वायर की जगह क्या दे रखा है, p स्क्वायर दे रखा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इस प्रमेय के अनुसार
क्या लिखेंगे यहाँ कि प्रमेय 2.1 के अनुसार के 2.1 क्या 1.2 है ना, तो 1.2 के अनुसार प्रमेय 1.2 के अनुसार इसको ले लेते हैं 1.2 के अनुसार पी स्क्वायर दो से विभाजित है अतः पी स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में 2 होगा ठीक है, क्योंकि 2 पी स्क्वायर को काट रहा है, तो 2 से पी बी विभाजित होगा, ठीक है। पी बी विभाजित हो रहा है यानी पी में भी क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। जैसे मैंने वहां एग्जांपल किया था, जैसे यहाँ पी कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पी है तो पी भी किससे 2 से विभाजित होगा, यानी पी के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम इसे ऐसे लिख के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो इस स्थान पर क्या होगा 2 होगा। उसके बाद कोई भी संख्या हो सकती है, पी कोई भी संख्या हो सकती है, इसमें 2 तो आएगा ही सही, उसके बाद कोई भी संख्या आ सकती है, यानी पी किसका 2 का मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल कर सकते हैं, या फिर कर दीजिए कि 2 इंटू इन बाकी संख्याओं को अलग लिख दीजिए। अब ये बाकी संख्याओं को मैं क्या मान लेता हूँ, के मान लेता हूँ, तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, p बराबर 2 इंटू के लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने 2k लिख दिया यानी p बराबर 2k लिख दिया। अब जो समीकरण ये किसी को भी समीकरण दे देते हैं, जैसे इसको समीकरण देते हैं समीकरण नंबर 1। अब जो समीकरण नंबर 1 है उसमें समीकरण नंबर 2 का क्या रख देंगे मान, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, ठीक है। अब इसका मान रख देते हैं, अब इसके बाद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब क्या लिखेंगे समीकरण 1, तो समीकरण 1 थे हमारे, मैंने क्या लिख रखा था समीकरण 1 पे लिख रखा था मैंने पी स्क्वायर बटे 2 बराबर क्यू स्क्वायर, ये तो हमारी समीकरण नंबर 1 थी। और समीकरण 2 क्या थी हमारी कि p बराबर 2k, यही थी। अब इसका मान इसमें रख दीजिए, तो ये आंसर से यहाँ से चल रहा है, ठीक है। तो पी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 2k, तो 2k का स्क्वायर बटे 2 बराबर क्यों स्क्वायर, 2k स्क्वायर क्या होगा, खोलेंगे तो 4k स्क्वायर बटे 2 बराबर क्यू स्क्वायर। फिर 2 से 4 को काट देंगे 2 बार, तो क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर बट 2k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये बटा नहीं है, इसको मिटा देते हैं, ये बटा नहीं है और इसको भी मिटा देते हैं, ये हो गया। अब देखिए इसे क्या लिख सकता हूँ, के स्क्वायर बराबर लिख सकता हूँ मैं क्यू स्क्वायर बटे 2। वापिस वही बात, क्या प्रमेय कि ए स्क्वायर किससे विभाजित है पी से, तो यहाँ पी की वैल्यू कितनी है 2 और यहाँ क्यू की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्यू स्क्वायर है, ए की स्क्वायर की जगह, ठीक है। तो यानी ए किससे पी से विभाजित है, यानी 2 से विभाजित है, तो 2 किसको ए की जगह क्यू है, तो क्यू को भी विभाजित करेगा, यानी हम लिखेंगे प्रमेय 1.2 के अनुसार क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो क्यू स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में 2 होगा, ठीक है। अतः प्रमेय के अनुसार पी क्यों भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में भी
2 होगा, तभी तो 2 से कटेगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 आएगा तभी तो किससे कटेगा ये? 2 से कटेगा। अब हमारा सवाल लास्ट में चल रहा है, ठीक है, बस अंतिम खत्म होने वाला है। इतना बड़ा सवाल नहीं है, जिसे मैं तो क्या लाइन में कर सकता हूँ, परंतु आपको 10th बोर्ड में लिखना भी तो है, तभी तो वो नंबर देगा आपको, ठीक है। तो ये पूरी ऐसे लाइनें लिखनी होती हैं, उसके बाद ही नंबर मिलते हैं भैया, ऐसे ही थोड़ी मिल जाएंगे नंबर। तो इसको क्या लिखेंगे अब मैं यहाँ समझाने चाहता हूँ आपको एक चीज, कि जो मैंने यहाँ ये आपको बताया था कि यह सहअभाज्य संख्याएं कौन, P और Q दोनों क्या है, हमारी सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या यानी इनका HCF क्या आना चाहिए, ये एक। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि सहअभाज्य संख्याओं का HCF कितना है, इसका 1। अब यहाँ तो हमने मान ली थी कि परमेय संख्या थी, इस वजह से ये सहअभाज्य संख्याएं और इनका HCF 1 आना चाहिए। अब ध्यान, थोड़ा ध्यान देना, क्या देना है ध्यान, कि यहाँ यहाँ देखिए आप कि P में 2 से विभाजित हो रही है, यानी P के जो भी अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम, उसमें 2 आएगा, ठीक है। P के अभाज्य गुणनखंड में भी 2 आएगा। आप यहाँ से थोड़ा ध्यान देना, ये 2 है और ये P है, यानी यहाँ 2 किस में आएगा, P के अभाज्य गुणनखंडों में आएगा। और यहाँ भी थोड़ा ध्यान देना कि Q भी 2 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंडों में भी क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो मैं ये तो बताना चाहता हूँ कि जब मैं P के अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 2 इंटू कुछ कुछ और आएगा, यहाँ कुछ और संख्याएं आएंगी, ठीक है। और ऐसे में Q के में लिखूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई, यानी Q 2 के अभाज्य गुणनखंड में आएगा और कुछ और अन्य संख्याएं भी आएंगी। तो यहाँ एक जोड़ा बन गया किसका, 2 का। तो कम से कम अगर कोई और जोड़ा भी बनेगा तो वो भी HCF में आएगा, पर यहाँ के अनुसार तो हम देख सकते हैं ना कि HCF कितना है, 2। और हमें अब ये P और Q तो क्या कह रखा था, ये तो सहअभाज्य संख्या है, यानी इनका HCF तो कितना आना चाहिए, 1। परंतु HCF कितना आ रहा है, 2, क्योंकि 2 किस में भी है, P में भी है और 2 Q में भी है। जब P में भी 2 है, Q में भी 2 है, यानी इनका कम से कम HCF 2 तो आएगा। अगर और जोड़े बन गए तो वो तो आ सकते हैं, जैसे 3 और आ गया तो 3 भी लिख सकते हैं, परंतु हमने तो 2 एक सिंपल ले लिया कि 2 है, तो 2 HCF बन गया। अब HCF बन गया तो P और Q क्या नहीं हो सकती, हमारी सहअभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती। बस तो यही लिखेंगे हम कि संख्या P और Q, देखिए क्या क्यों लिखना है ना, P, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था, इसे लिखा लेने दें, फिर दिखेगा नहीं ना यार साहब। तो ठीक है, ये हो गया। क्या लिखेंगे कि संख्या P और Q के HCF बराबर 2 है, अतः P और Q एक सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। अतः यह संख्या P अपॉन Q एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। ये तो लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, और कि जो P और Q है हमारी सहअभाज्य संख्या होगी, क्योंकि इनका HCF क्या आ गया, 2 आ गया, तो सहअभाज्य संख्याएं नहीं रही। तो जो हमने माना था कि P अपॉन Q बराबर √2 एक परिमेय संख्या है, वह कल्पना वह कल्पना कल्पना गलत है। अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, एक परिमेय संख्या नहीं है। तो √2 हमारी, अरे हमारी क्या, हमारी थोड़ी ये संख्या, ये तो √2 है। क्या लिखेंगे, √2 क्या होगा, तो √2 एक
अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, बस यही संख्या हमने लेना था। हो गया हमारा काम। बस अब आपने जो ये सवाल कर लिया, बस ये सवाल ही आपको देखना है। उसके बाद अगर √3 मानते हैं तो वैसे करते ही रहना है। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल होगा ये हो गया हमारा आंसर, ये लिख सकते हैं आप आंसर। हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं √3 पर। ये हमारा हो गया उदाहरण नंबर 5। ये क्या है हमारे कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ हम √3 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तो वैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में P अपॉन, अब मैं थोड़ा शॉर्ट समझा देता हूँ फिर उसके बाद में लिखेंगे पूरा। P अपॉन क्यू, P अपॉन क्यू के मैंने √3 मान लेंगे तो P अपॉन क्यू क्या हो जाएगी, सहभाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये परिमेय मानते हैं ना पहले तो परिमेय परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय संख्या मानते ही क्या हो जाएगी, ये सहभाज्य संख्याएं हो जाएगी। और सहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी यानी इनका HCF बराबर 1 हो जाएगा। थोड़ा एक्टिव रहना है तो जल्दी समझ में आएगा, फिर आपको और एग्जाम्पल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 बताने के बाद आप कोई सा भी कर सकते हैं। √3 हो गया ना, अब इसके अनुसार कैलकुलेशन होगी, यानी 3 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो वर्क करेंगे ना, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका पी स्क्वायर बटे 3 और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। अब ये हो गया ना, अब यहाँ पी की जगह क्या हो गया, जो हम लिखते थे परमेय से पी ए स्क्वायर बटे पी, यहाँ पी की जगह क्या आ गया 3 और यहाँ ए स्क्वायर की जगह क्या आ गया पी स्क्वायर। अब वही बात लिखेंगे, जहाँ हमने 2 लिखा था उसकी जगह क्या कर देंगे 3, और क्या करेंगे पी स्क्वायर सब जगह ही है कि पी स्क्वायर एक 3 से विभाजित होती है, यानी पी स्क्वायर के अविभाज्य गुणनखंड में 3 आएगा, यानी पी पी किसे भी विभाजित होगा 3 से विभाजित होगा, यानी पी में भी क्या होगा 3 आएगा। ऐसे ही इसको क्यों के लिए सिद्ध करेंगे, फिर पी को क्या मानेंगे, यहाँ √3 ना था तो 3 से विभाजित हो रहा है ना, तो 3 का मल्टीपल मान लेंगे 3k के बराबर, पी को 3k के बराबर मान लेंगे और 3k के बराबर मानेंगे तो क्या होगा, उसके बाद इसका मान रख देंगे 3k यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3 बराबर क्यू स्क्वायर, फिर 3 से 3 कट गया यानी के स्क्वायर क्या बराबर आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 3, ये 3 इधर आ जाएगा ना। ठीक है, ये हो गया। फिर यही बात इसके लिए लिखनी है, यानी ये सेम बात, तो क्यू भी क्या हो जाएगा 3 का मल्टीपल हो जाएगा और 3 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, यानी इनका HCF क्या हो जाएगा 3, और 3 HCF होने की वजह से ये भी एक सहभाज्य संख्याएं नहीं रहेगी, और सहभाज्य संख्या नहीं रहेगी तो परिमेय संख्या नहीं रहेगी, और परिमेय संख्या नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यही तो मैं, अब बस वो याद करनी थी लैंग्वेज। अब देखिए मैं अगर यहाँ बताना चाहूँ आपको, मेहनत नहीं करनी ज्यादा, कि देखिए ये वाला एग्जाम्पल याद करना है, उसके बाद जो भी यहाँ √2 आए, √3 आए, √4 आए, √4 तो आ ही नहीं सकता, √5 आए, उसके बाद में √7 आए, इनमें से ही आएगा कोई एक। ठीक है, तो उसकी जगह कैलकुलेशन, अब ये कुछ भी चेंज नहीं करना, √2 की जगह क्या लिखना था √3, अब मैं क्या क्या करूंगा देखना भी चेंज। मैं अगर √3 दे दूं यहाँ, क्या दे दूं √3, तो मैं क्या क्या चेंज करूंगा, √2 की जगह तो मैं √3 कर दूंगा और सब सेम लिखना है मुझे। फिर यहाँ √2 की जगह क्या लिख दूंगा √3 लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं यही कर दूं क्या, ऐसे ही अलग पेन से √3 लिख दूंगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब ये क्या स्क्वायर करोगे तो यहाँ 2 की जगह 3 आ जाएगा और ये 3 इसके साथ होगा तो इस 2 की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ भी 3 हो जाएगा, 2 की जगह 3 हो जाएगा। उसके बाद 1.2 के अनुसार ये सब लिख दूंगा, इस 2 की जगह में 3 लिख दूंगा। फिर पी स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की जगह 3 लिख दूंगा होगा, तो उसके बाद इस 2 की जगह भी क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा। भी एक विभाजित होगा p बराबर 2k की जगह में क्या लिख दूंगा यहाँ 3k, फिर यहाँ 3k, फिर समीकरण में मान रखेंगे तो क्या होगा आगे वाले में, यहाँ 3k रखे थे तो कितना हो जाएगा यहाँ 3 लिख दूंगा 2 की जगह, और इस 2 की जगह भी क्या होगा 3, क्यू स्क्वायर हो गया। इस 4 की जगह क्या हो जाएगा 9, और इसकी जगह 2 की जगह 3 तो 3 से कटेगा कितनी बार 3 बार, इस 2 की जगह कितना हो जाएगा 3, और इस 2 की जगह भी 3, वही सेम। फिर ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, और 2 को क्या करना था 3 करना था, ये भी कितना 3, बस यही चेंज करना है। ये शेप कितना आएगा 3, क्योंकि ये 3 यहाँ भी है क्यू में भी और पी में भी होगा, तो ये शेप 3 आ गया।
और रूट की जगह √3 करना है, बस हो गया हमारे √3 के लिए भी। ये भी √3 और ये भी √3 हो गया ना एक सवाल में √3 वाला। ऐसे ही क्या करना था, √5 के लिए लेना है तो √5 के लिए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसी में कर दूं या एक बार और बता दूं, √3 वाला या √5 वाला बता देंगे। ठीक है, √5 वाला बता देंगे, ये से चेंज करना है आपको। तो ये सब सेम है। और आपको जहां जहां मैंने गोला लिखा है, जैसे मैंने यहाँ गोला लगा के इसको लगा किया, इसको पूरा कर देते हैं, गोला लगा देता हूँ भाई। इसको √2 को हटा के क्या करना है, √3 करना है। ठीक, ये हो गया 3 हो गया, यहाँ भी 3 करना है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, बस यही चेंज करना है, ये तो लिखना ही नहीं है। मैं इनको एक्स्ट्रा चीज़ों को मिटा देता हूँ, जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो आपको क्या है कचरा नहीं दिखेगा इसमें ज़्यादा। अ, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा एक्स्ट्रा। ये वाला ये हो गया, और इनको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये नहीं हटेगा क्या यार, नहीं हटेगा ये तो। चलो, इसको मैं क्या था बॉक्स में बंद कर देता हूँ। इसमें नहीं, कौन से में करेंगे, रेड में कर देते हैं। इसको नहीं लिखना है, ठीक है, और इसको भी नहीं लिखना है। और जो चेंज करना है वो मैंने लिख ही दिया कि रूट, जैसे 2 की जगह क्या लिखना है, 3 लिखना है ऐसे। ठीक है, और ये सेम करना है आपको √3 के लिए। हो गया, ये √3 के लिए मैंने आपको समझा दिया, और ये √3 के लिए मैंने बोर्ड रखा था। अब हम करते हैं एग्जाम उदाहरण नंबर 6। अगर आपको नहीं आए कि √3 को कैसे सिद्ध करना है, तो आप हमें क्या है कमेंट कर देना, और कमेंट करके बता देना, तो मैं कल अगली वाली क्लास में आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, अब हम करते हैं ये एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसे भी क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो फिर विरोधाभास प्रमेय से हम सिद्ध करेंगे। पहले इसे क्या मानेंगे, P/Q यानी एक परिमेय संख्या मानेंगे, और परिमेय संख्या मानकर हम सिद्ध करेंगे कि ये परिमेय संख्याएं नहीं है, और तो फिर क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। आंसर, माना संख्या 5 माइनस का √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है यानी इसे क्या क्या लिखेंगे, P/Q के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्या को, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, और P/Q क्या होती है हमारी सह अभाज्य संख्या होती है, परिमेय संख्या होगी। तो 5 माइनस का √3 बराबर होगा P/Q के। अब इसे क्या करते हैं, √3 को एक तरफ रख लेते हैं, और इन संख्याओं को एक साथ ले जाते हैं। तो इस √3 को मैं इधर की साइड भेज देता हूँ, और इसको इधर भेज देता हूँ, तो √3 इधर जाएगा, पक्षांतरण होगा, तो √3 माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। उसके बाद 5 की जगह 5 है, उसके बाद P/Q इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। प्लस का है ना, तो माइनस का हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए 5 क्या है, 5 एक हमारी परिमेय संख्या है। क्यों है भैया परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या वो होती है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं। और 5 को मैं 5/1 लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, 5 लिखूं या 5/1 लिखूं, दोनों क्या है, सेम बात है। सेम बात है, इस वजह से मैंने क्या ये, तो 5 तो क्या होगी हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और जो P/Q है वो तो हमारी परिमेय संख्या होती ही है। और परिमेय संख्या में से जब आप परिमेय संख्या को घटाएंगे तो क्या होगी, परिमेय ही आएगी। ठीक है, परिमेय संख्या ही आएगी। यदि आप परिमेय संख्या में से ये जोड़ते हैं या घटाते हैं किसको, अपरिमेय संख्या को, तो संख्या क्या आएगी, अपरिमेय आएगी। इनको लिख लेना, दोनों इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ क्या हो रहा है, ये साइड हो रहा है कि 5 क्या है परिमेय संख्या, उसमें से माइनस, तो ये माइनस वाला तो माइनस हो रही है, या अपरिमेय संख्या यानी √3, जानते हैं अभी सिद्ध किया है √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो क्या है हमारी अपरिमेय संख्या ही आएगी। देखते हैं आगे आएगी या नहीं आएगी।
ये दोनों आप इन चीज़ों को लिख लेना। तो जब परिमेय में से मैंने परिमेय को घटाया तो परिमेय संख्या, यानी ये परिमेय संख्या है 5 और P/Q भी क्या है हमारी परिमेय संख्या। तो जो संख्याएँ आएँगी हमारे वो भी क्या होगी परिमेय। यानी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यहाँ 5 माइनस का P/Q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 और P/Q दोनों परिमेय संख्याएँ हैं, तो घटाने पर भी परिमेय संख्या आएगी। ठीक है? तो ये परिमेय संख्या हो गई और ये परिमेय संख्या बराबर कैसे हो सकती है अपरिमेय संख्या के? ये भी परिमेय तो ये भी परिमेय होनी थी। परंतु हम जानते हैं कि √3 तो क्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ये तो अपरिमेय है। अपरिमेय लिखना है इसको, अपरिमेय संख्या है। अब इसको कहाँ लिखूँ मैं? इधर लिख देता हूँ, ऊपर, इधर। थोड़ा देख लेना और इसको थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ, जिससे कि आपको क्या दिखे, प्लेट दिखे। ये परिमेय हो गया, ये हो गया, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई, ये परिमेय हो गई। तो इसको हटा देता हूँ, ठीक है? इसको हटा देता हूँ, ये हमारे काम का नहीं है, ये काम का है, ठीक है? आपको याद रखना है ये तो। ये हो गया, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। तो ये हो गया, हमने क्या लिखा? परिमेय संख्या आएगी, क्योंकि घटा दिया तो घटाने पर भी क्या आएगी? परिमेय संख्या आएगी। तथा दिया गया तथा सवाल इक्वेशन 1 दे दो इसे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 के अनुसार या फिर एक समीकरण 1 के अनुसार लिखने से पहले क्या लिखेंगे हम? कि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि संख्या √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है? एक अपरिमेय संख्या है तथा समीकरण 1 के अनुसार √3 एक परिमेय संख्या के बराबर है। परिमेय संख्या के बराबर है, अतः ये गलत है। अतः यह गलत है, क्योंकि ये √3 तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है और 5 माइनस का P/Q परिमेय संख्या है पूरी भी। ये पूरी भी क्या है? पूरी भी देखो तो ये परिमेय तो बनेगी, परिमेय बनेगी, परिमेय संख्या बनेगी। तो ये गलत है। अतः हमारा जो मानना था कि जो 5 माइनस का √3 एक परिमेय संख्या है, वह भी गलत है। अतः यह गलत है। ठीक है? अतः जो कल्पना हमने की, जो कल्पना 5 माइनस √3 की परिमेय संख्या है, जो कल्पना 5 माइनस √3 की परिमेय संख्या है कि वह भी गलत होगी। अतः अतः 5 माइनस का √3 एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय थोड़ी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है? ये आप लिख लेना, परिमेय माइनस में से परिमेय या प्लस जोड़कर होगी तो परिमेय आएगी और परिमेय में प्लस माइनस या तो जोड़ो या घटाओ अपरिमेय को, तो अपरिमेय संख्या आएगी। तो हमारा हो गया। आपको तो ये तो अलग लिखना है और इसको सबको लिखना है।
जैसे हो गया ये जैसे निशान लगा रखे हैं, मैंने समझाने के लिए लगा रखे हैं, गोला कर रखा है, ये सब आपको नहीं करने होते हैं, ठीक है?